ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विकास स्वरूप जी मेरे साथ बने हुए हैं। बहुत से सपने होते हैं, बहुत सी चीजें जिंदगी में हम देखते हैं, जिंदगी से हम सीखते भी, हम सब सीखते हैं, लेकिन जब परेशानियां आती हैं तो वो परेशानियां तोड़ देती हैं ज्यादातर लोगों को। टूटने के बजाय कैसे परेशानियां आपके काम आ सकती हैं, आपको ताकतवर बना सकती हैं, नॉलेजेबल बना सकती हैं, ज्ञानी बना सकती हैं। Q&A ये नॉवेल बताता है जो विकास स्वरूप जी ने लिखा है, और स्लम डॉग मिलियनेयर इसी पर बनाई गई फिल्म है। सवाल जवाब, जिंदगी में जो अब हादसे पेश आ रहे हैं, जिंदगी में जो परेशानियां आ रही हैं, वो एक सवाल है हमारे सामने। इनके जवाब कभी काम आएंगे? वाकई एक अगर फिलॉसफी ये देखी जाए, इसको एक फिलॉसफी माना जाए, किताब को सिर्फ एक फिक्शन ना माना जाए, तो वाकई में जिंदगी में मेरे साथ कोई दिक्कत आती है, आपके साथ कोई परेशानी आती है, इनके साथ कोई परेशानी आती है, तो वो परेशानी में टूट जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन किताब बताती है कि आगे काम आने वाली है। ये फिलॉसफी काम करती है। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली पुस्तक की फिलॉसफी आपने बिल्कुल सही कही है कि पुस्तक की फिलॉसफी ये है। पुस्तक की फिलॉसफी ये है कि गंदी नाली का कीड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, उसके पास भी इतना ज्ञान हो सकता है कि वो एक कुछ प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकता है। दैट मीन्स कि एक स्लम में भी एक फूल खिल सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हमें हर समय इस प्रयत्न में रहना चाहिए कि कैसे हम अपनी जिंदगी को सुधार सकें। स्लम्स जो जिसे हम झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, वो प्लेस ऑफ डिस्पेयर नहीं है, वो भी एक प्लेस ऑफ होप है, क्योंकि जो स्लम में रह रहा है वो स्लम में हमेशा रहना नहीं चाहता है, वो स्लम से निकलना चाहता है, वो भी जानना चाहता है कि किसी में मल्टीप्लेक्स में चला जाऊं। सो पुस्तक में भी दिखाया गया है ये कि हाउ इट इज द ट्रायम्फ ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट जिसे कहते हैं, और होप और ऑप्टिमिज्म। ये पुस्तक है सर्वाइवल के बारे में, कि एक लड़का जिसके पास कुछ नहीं है वो भी कैसे सर्वाइव करता है और किन प्रयत्नों से वो सर्वाइव करता है और ट्रायम्फ करता है, अपनी जितनी भी परेशानियां हैं उनको वो हटा देता है और सक्सेसफुल हो जाता है। क्या भारत में एक बड़ा तबका ऐसा है जिसको इस फिलोसफी पर काम करने की जरूरत है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, भारत में ही नहीं, मेरे ख्याल से पूरे विश्व में इस फिलॉसफी पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम लोग ये मान के चलें कि सब कुछ भाग्य, विधाता हमारा भाग्य है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो होगा सो होगा, तब तो फिर कुछ नहीं होगा। भारत से मेरा मतलब था स्लम का इलाका, गरीबों की तादाद, थर्ड वर्ल्ड कई बार कहा जाता है बहुत सी जगहों पर, और वो आप एक राजनीति के तौर पर, एम्बेसडर के तौर पर ज्यादा समझते होंगे इन चीजों को। भारत की छवि दुनिया भर में कि यहाँ पर गरीब बसते हैं, यहाँ पर स्लम्स का असली चेहरा देखने को आपको मिलेगा, यहाँ पर बड़ा तबका ऐसा है जिनकी कहानी आपने लिखी। आप मानते हैं इस बात? नहीं, मैं मानता हूँ इस बात को। और देखिए, भारत जो इस समय 9% ग्रोथ रेट भारत की हो रही है, वो इसी तबके की वजह से हो रही है, क्योंकि ये तबका एक ऐसा है जो स्टेटस को से संतुष्ट नहीं है, स्टेटस को बदलना चाहता है, स्टेटस को इंप्रूव करना चाहता है, और इसीलिए भारत की तरक्की हो रही है। अगर हम ये कहें कि भारत की तरक्की कोई टॉप 1% कर रहा है तो वो गलत होगा। भारत, और ऐसी तरक्की का हमें फायदा भी क्या है? तरक्की तो वो है जो पूरे देश की तरक्की हो, और मेरे ख्याल से यही भारत को ड्राइव करने वाली चीज है कि हर भारतीय, चाहे वो उत्तर का हो, दक्षिण का हो, चाहे स्लम में रह रहा हो, चाहे महल में रह रहा हो, हम सब एक डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे हैं, सब अपने देश को और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश। विकास जी, मेरा सवाल ये था कि क्या ये भारत की तस्वीर है, क्या हम इसको भारत माने? देखिए, फिल्म कभी भी एक्यूरेट तस्वीर तो देती नहीं है। ये भारत के एक स्लाइस की तस्वीर है, ये हम कह सकते हैं। ये फिल्म हो सकता है कॉल सेंटर में भी बन सकती थी, तो उसकी दूसरी तरह की तस्वीर रिप्रेजेंट करती, साउथ इंडिया में होती तो दूसरी तरह की तस्वीर रिप्रेजेंट करती। तो ये भी भारत की एक छोटे से स्लाइस की एक तस्वीर है, ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अगर हम कहें कि स्लम्स होता ही नहीं है तो वो तो गलत होगा। अमिताभ बच्चन जी को थोड़ी सी आपत्ति थी, उनका कहना था कि हम सिर्फ गरीबी दिखा रहे हैं। कई नॉवेल, मैं कोट नहीं करूंगा यहाँ पर नाम, कुछ मैंने पढ़े भी हैं और कुछ को अच्छे पुरस्कार मिले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनमें भी हमने देखा जब स्लम के बारे में लिखा जाता है, जब गरीबी के बारे में लिखा जाता है, जब ये बताया जाता है कि कितना बुरा एक इंसान के साथ इस देश में हो सकता है, तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, उसको बाहर पसंद किया जाता है। फैक्ट है, कम से कम अगर कुछ आंकड़े उठाएं कुछ। नहीं, ये होता तो फिर सभी लोग गरीबों के बारे में लिखते, फिर मैंने अगर हर आदमी को सक्सेसफुल फॉर्मूला चाहिए, फिर हर आदमी गरीब के बारे में लिखेगा, सब फिल्में गरीबों के बारे में बनती, ये तो गलत बात है। बल्कि मैं तो कहूंगा, मेरे तो अमेरिकन जो पब्लिशर्स थे वो तो काफी दुखी थे, कह रहे थे स्वरूप साहब इसमें से ये जो डार्क बिट्स हैं वो हटा दें क्या? तो मैंने कहा फिर तो आधी पुस्तक ही हमें बदलनी पड़ेगी। तो ये मैं नहीं मानता हूं। आई थिंक बेसिकली लोगों को चाहिए है एक स्टोरी स्लम्स के थ्रू भी जा सकती है और महलों के थ्रू भी जा सकती है। अच्छी स्टोरी होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट अपील। और स्लम डॉग मिलियनेयर चल रही है तो इसलिए नहीं क्योंकि इसमें स्लम का चित्रण किया गया है। ऐसे तो 50 पिक्चरें आती हैं जिसमें स्लम दिखाए गए, क्या वो सब इतनी हिट हो पाई हैं? नहीं हो पाई, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है एक स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, कैरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिनके लिए आप फील कर सके, जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सके। और सबसे बड़ी बात है, जैसा कि मैंने कहा, दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। बहुत अपलिफ्टिंग बात है कि स्लम में रहने वाला भी ऐसे सपने देख सकता है और उन सपनों को पा सकता है।
तो इसमें मेरे ख्याल से ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हमें आपत्ति होनी चाहिए या जिससे हमें बुरा लगना चाहिए। अपने ब्लॉग पर अमिताभ बच्चन ने ये बात पहले लिखी थी, हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए लिखा कि ये कुछ उनके रीडर्स की राय थी, जिस पर वो सफाई देना चाहते हैं कि उनकी निजी राय नहीं है, लेकिन वो अपने जो रीडर्स हैं या ब्लॉग पर जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी राय को जरूर रखना चाहते थे। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में परेशानियां एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि आप सिस्टम का हिस्सा है, आप सिस्टम से बाहर नहीं है, आप सिर्फ एक नॉवेलिस्ट नहीं है जो बैठे बैठे कल्पनाएं कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं, आप भले ही दुनिया के दूसरे हिस्सों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन भारत को बहुत अच्छे तरीके से आप समझते हैं। सिस्टम में रहते सिस्टम के इस पहलू को लिखना या देश की इस परेशानी को लिखना कोई मुश्किलें तो नहीं देता? नहीं, अब देखिए यही तो भारत की महानता है कि क्रिएटिव फ्रीडम आपको देता है। मैं भारतीय विदेश सेवा का सदस्य हूं और ऐसी मैंने एक पुस्तक लिखी है जिसमें थोड़ी, जैसे आप कह सकते हैं, स्लम की लाइफ का थोड़ी दर्शाई गई है, गरीब तबके के लोगों के बारे में लिखा गया है। बट ये क्रिएटिव फ्रीडम आपको सरकार भी देती है कि अगर आपका एक ये लिटरेरी वर्क है तो आप जो चाहे लिख सकते हैं। फिल्म जब हम देखते हैं तो होता यह है कि दर्शक जुड़ जाता है, हीरो ने ये किया तो उसको लगता है कि हाँ ये मैंने किया है, ये मैं कर रहा हूं। विलेन की जब पिटाई होती है तो और जोर से मारो, क्योंकि फिल्म के शुरुआत में इतना गुस्सा दर्शक में भर दिया जाता है कि आखिरी में इसकी पिटाई लगा दो जमकर। कुछ यही कहानियों के साथ होता है, नॉवेल के साथ होता है। लीड कैरेक्टर के साथ रीडर अपने आप को जोड़ता है, फिर पूरी कहानी को पढ़ता चला जाता है और आखिर में उसे ऐसा लगता है कि उसकी जीत यहां पर हुई है। जब आप लिखते हैं तो आप क्या किरदार को जीते हैं? आप कैसे जस्टिस करेंगे रीडर के साथ? नहीं, ये आई थिंक बहुत जरूरी बात आपने कही है कि किरदार को जीना बहुत जरूरी है। किरदार को आपके दिमाग में जब रह रहा है तो आपको जिसे कहते हैं ना, गेटिंग अंडर द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। अब जैसे मुझे लगा कि मैं राम मोहम्मद टॉमस हूं, क्योंकि अदरवाइज मैं कैसे कह सकता हूं कि राम मोहम्मद टॉमस इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि मुझे तो उस सिचुएशन का पर्सनल अनुभव नहीं है। तो मैंने वाकई मैं राम मोहम्मद टॉमस मैंने बनने की कोशिश की कि वाकई, और मैंने सोचा कि मुझे नहीं पता है कि कल मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, परसों मेरे ऊपर छत होगी या नहीं होगी, तो मैं कैसा अनुभव करूंगा और एक सिचुएशन में मैं किस तरह रिएक्ट करूंगा। और आई थिंक उसी की वजह से ही पुस्तक चलती है, क्योंकि जब राम मोहम्मद टॉमस को रोना आता है तो रीडर को भी रोना आता है, क्योंकि रीडर इज एबल टू, ऐसा आपने कहा, उस किरदार के साथ वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता है। एक सज्जन का तो आपने जिक्र किया जो आपके साथ बैठ गए, विदेश घूमने का शौक था, लेकिन बाद में आपको उनकी योग्यता के बारे में ज्ञान हुआ। स्लम के लिए कभी स्लम में क्या जाना जरूरी होता है एक नॉवेलिस्ट के लिए? फिल्म के लोग काफी रिसर्च करते हैं, वो उन पर्टिकुलर जगहों पर जाते हैं, वहां जाकर कोशिश करते हैं समझने की कि हाँ जिंदगी ऐसी है। कई ऐसी है फिल्में हैं जहां पर रिसर्च जबरदस्त तरीके से हुई। इस Q&A के लिए किस किस्म की रिसर्च आपने की या जरूरत पड़ती है एक नॉवेल? जरूरत तो देखिए, रिसर्च के बिना तो आप लिख ही नहीं सकते, क्योंकि आपको यथार्थ अगर दिखाना है तो जब तक कि आपकी नॉवेल में ऐसी डिटेल्स होंगे कि वो यथार्थ लगे, वो तो फिर काल्पनिक लगने लगेगा। तो स्लम तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं धारावी में, चलिए मैं नहीं गया हूं जहां पे मैंने नॉवेल बेस्ड है जहां पर, बट स्लम्स में तो हम लोग गए हैं। मैं तो डेफिनेटली गया हूं स्लम के बच्चों के साथ भी, कई मेरे मित्र भी हैं। तो ये बात नहीं थी कि मैं ऐसे एक दुनिया की कल्पना कर रहा था जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, जो कि मैंने दूर से देखी हुई है। वो एक ऐसी दुनिया थी जिसको मैंने बहुत नजदीक से देखा हुआ है, तो उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन कई और तरह की रिसर्च करनी पड़ी मुझे। अब उसमें बैटिंग ऑन क्रिकेट मैचेस के बारे में भी जिक्र है मेरी पुस्तक के बारे में, उस पर रिसर्च करनी पड़ी। बेडिया लड़कियां हैं जिनको प्रोस्टिट्यूशन में भेज दिया जाता है, उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ी मुझे। तो कई ऐसे विषय थे। इसी सवाल पर आ रहा था, ये जो सवाल है, सवाल के आधार पर फ्लैशबैक में जाना और अपनी जिंदगी से उस सवाल का जवाब ढूंढ कर लाना, राम मोहम्मद टॉमस जो कर रहा है, ये सवाल, ये सिचुएशन बनेगी, ये सवाल होगा और इसका ये जवाब होगा, ये आपके जहन में कैसे आया? नहीं तो यही, और तो वो भी 10 सवालों तक जाना, यानी 10 ऐसी सिचुएशन। नहीं तो यही तो देखिए ब्यूटी नॉवेल की यही है, और फिल्म और सिनेमैटिक माध्यम में वो इसीलिए जा पाई है बिकॉज ऑफ द नैरेटिव स्ट्रक्चर। नैरेटिव स्ट्रक्चर इतना अच्छा है, और सिर्फ फिल्म ही नहीं, इस पुस्तक के ऊपर सबसे पहले ऑडियो बुक बनी, उसको बेस्ट ऑडियो बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। उसके बाद इस पुस्तक के ऊपर बीबीसी ने रेडियो ड्रामा बनाया, उसको सोनी अवार्ड फॉर बेस्ट ड्रामा मिला, और अब देखिए इस फिल्म को इतना सम्मानित किया जा रहा है। इसके मतलब है उस नैरेटिव स्ट्रक्चर में ही कुछ ऐसी बात है, क्योंकि सेंट्रल कंसीट क्या है कि हमें क्विज शो पे जो सवाल हैं उनके जवाब पढ़ने से नहीं बट जिंदगी से मिले। जिंदगी, लाइफ इज द बेस्ट टीचर जिसे कहा जाता है, दैट इज द सेंट्रल कंसीट ऑफ दिस नॉवल, और इसी वजह से आई थिंक इतनी सक्सेसफुल हुई। कहानी के साथ साथ मुझे लगता है